अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे मेटाबोलोमिक्स टेक्निक्स। ऐसी टेक्निक्स जो मेटाबोलोमिक्स की स्टडीज़ में यूज़ होती हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वो टेक्निक्स कौन सी होती हैं? इस पेज पर जस्ट उन टेक्निक्स के नेम्स हैं। नेक्स्ट पेज पर हम इनकी डिटेल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ कॉन्टेंट्स देख लें कि कौन-कौन सी टेक्निक्स हैं। सेपरेशन टेक्निक्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स एंड डिटेक्शन टेक्निक। सेपरेशन टेक्निक्स में गैस क्रोमेटोग्राफी, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, अल्ट्रा परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और कंबाइंड टेक्निक्स में जीसीएमएस, एचपीएलसीएमएस। डिटेक्शन टेक्निक में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको एनएमआर भी बोलते हैं, और मास स्पेक्ट्रोमीट्री एमएस भी बोलते हैं। तो आइए हम चलते हैं, इनको हम डिटेल डिस्कस करते हैं कि ये कौन सी टेक्निक्स हैं। मेटाबोलोमिक्स स्टेप्स इन मेटाबोलोमिक टेक्निक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल कलेक्ट करते हैं, फिर सैंपल को उसको एनालाइज करने के लिए क्रोमेटोग्राफी के लिए प्रिपेयर करते हैं, देन उसकी क्रोमेटोग्राफी करते हैं, देन उसके बाद उसकी जो डिटेक्शन टेक्निक्स इन्वॉल्व हैं वो करते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास एक डाटा फॉर्म में आ जाता है। उस डाटा को विजुअलाइज करके एनालिसिस करते हैं कि इस सैंपल के अंदर क्या-क्या चीज़ें थी, कि कौन-कौन से मेटाबोलाइट्स थे जो प्रोटीन के बाद होते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था कि अमीनो एसिड्स, लिपिड्स वगैरह या दूसरी चीज़ें जो भी हैं, सारी इसमें शामिल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि क्रोमेटोग्राफी क्या है। क्रोमेटोग्राफी के मीनिंग्स जो है, कलर राइटिंग सेपरेशन टेक्निक्स में ये इन्वॉल्व है। द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन ए मिक्सचर दैट इन्वॉल्व पासिंग द मिक्सचर डिसॉल्व इन ए मोबाइल फेज थ्रू ए स्टेशनरी फेज, के जो भी कंपोनेंट्स का एक मिक्सचर है उनको अलग करना। सेपरेशन बेस्ड ऑन डिफरेंशियल पार्टीशनिंग बिटवीन द मोबाइल एंड द स्टेशनरी फेज। हाई प्रेशर या परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसको एचपीएलसी बोलते हैं, वो डेवलप हुई थी 1970s में। यूजेस हाई प्रेशर and smaller pressure stable particles, allow compounds to be detected at parts per millions या parts per trillion levels, allow separation of many types of polar and non-polar compounds। बेसिकली क्या है कि एक मिक्सचर होता है जिसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारी मेटाबोलाइट्स होते हैं, उनको सेपरेट करना है। तो ये सेपरेट करने के लिए सेकंड नंबर टेक्निक्स है हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इससे पहले जो थी सिंपल क्रोमेटोग्राफी थी। नेक्स्ट एचपीएलसी मॉडलिटीज, रिवर्स फेस है, इसमें नॉर्मल फेस है, और HILIC फेस है। तो इनको देखते हैं कि क्या होते हैं। रिवर्स फेस में फॉर सेपरेशन ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर स्टेशनरी फेज एंड पोलर मोबाइल फेज। नॉर्मल फेज में क्या होता है? for separation of non-polar molecules, polar stationary phase, non-polar organic mobile phase। और next third one is hydrophilic interaction liquid chromatography for separation of polar molecules, polar stationary phase, mixed polar and non-polar mobile phase। यहाँ इस लेक्चर में इन टेक्निक्स का लिटिल बिट इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है और एडवांस्ड इनकी कि किस तरह से इनको यूज करते हैं। तो ये एक बायोकेमिस्ट्री या केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में इन्वॉल्व है कि किस तरह से होते हैं। अब नेक्स्ट, गैस क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व्स a sample being vaporized to a gas and injected into a column। कॉलम में जब इंजेक्ट करने के बाद देन सैंपल इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द कॉलम बाय एन inert gas mobile phase। Column has a liquid or polymer stationary phase that is adsorbed to the surface of metal tube। Columns are 1.5 to 10 millimeter in length and 2 to 4 millimeter in internal diameter। Samples are usually derivatized with TMS to mask to make them volatile। तो इस तरह एक गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर भी एक सेपरेट किया जाता है इनको। किस तरह से किया जाता है? तो यहाँ एक पिक्चर से दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से है। तो यहाँ हमारे पास एक इंजेक्टर है, इंजेक्टर इधर ओवन कॉलम लगे हुए हैं, देन इस तरह से डिटेक्ट किया जाता है, देन उस डाटा को एनालाइज किया जाता है यूजिंग डिफरेंट कंप्यूटेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या इसके अंदर रिजल्ट्स आए हैं। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में भी इस तरह से क्या चीज़ है जी, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री इज ए टेक्निक्स टू मेजर द मास ऑफ आयंस
ऑल मास स्पेक्ट्रोमीटर्स परफॉर्म थ्री मेन टास्क। जितने भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स हैं वो तीन तरह का उनके अंदर एक टास्क होता है, तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसके। कौन से? आयोनाइज मॉलिक्यूल, एक्सेलरेशन, use electric and magnetic fields to accelerate ions and manipulate their flight, कि उसका एक्सेलरेशन या उसकी जो उसका फ्लाइट करने का लेवल है या पॉइंट है वो किस तरह से मूव कर रहा है, एंड डिटेक्ट आयंस कन्वर्ट टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। इसी तरह देखा जाए अगर डिटेक्शन टेक्निक्स को जो कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री में है, कि आयोनाइजेशन है या इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ एक्सेलरेशन कि यहाँ से इनकी फ्लाइट या मूवमेंट देखी गई किस तरह से है, देन यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन है तो यहाँ वापस चले जाते हैं, यहाँ जाके डिटेक्ट किए जाते हैं कि क्या इनके अंदर थी। तो ये एक मास स्पेक्ट्रोमेट्री है जो कि हमने यहाँ इस पेज पर देखा भी है कि ये टेक्निक ऐसी है कि जो कि मास ऑफ आयन की रेशियो की बेस पे सेपरेट करने के लिए यूज होती है। डिटेक्शन टेक्निक्स मास स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या है, जिस तरह अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा भी था, सैंपल है, आयन सोर्स, मास एनालाइजर, देन डिटेक्टर, डिटेक्टर के बाद डाटा एनालिसिस। To identify and to quantify metabolites serves to both separate and to detect, कि इसके अंदर सेपरेट भी किया जाता है मैस एनालाइजर पे जाके, इनको जो आयन सोर्स आ रहे होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है, देन फिर डिटेक्ट भी किया जाता है। दोनों चीजें इसमें इन्वॉल्व है। मैस टू चार्ज रेशियो है, ये इस पे डिपेंड करता है। यूजिंग इलेक्ट्रॉन बीम्स, के इलेक्ट्रॉन बीम से इनको यूज करके, इलेक्ट्रॉन बीम यूज करके इनको सेपरेट किया जाता है। आयन सोर्स, मैस एनालाइजर एंड डिटेक्टर्स, फिर दोनों चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, जीसी मैस जिसको गैस क्रोमेटोग्राफी, सेपरेट वोलेटाइल कंपाउंड इन ए गैस कॉलम एंड आईडीज बाय मास। एलसीएमएस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एमएस, separate delicate compounds in HPLC column and IDs by mass, identified means by mass. MSMS tandem mass spectrometry, separate compound fragment by magnetic or electric fields and identified by mass fragment patterns। तो प्रिंसिपल्स क्या है बेसिकली इसका मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का या मास स्पेक्ट्रोमेट्री का, कि सैंपल्स है उसको आयोनाइज किया पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ इनकी मूवमेंट, तो इसको मास एनालाइजर ने इनको इनके चार्ज की बेस की रेशियो पे इनको चेक किया, एनालाइज किया, देन डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के बाद यहाँ डाटा एनालाइज होगा। तो ये एक बेसिक इसका प्रिंसिपल्स है। मेटाबोलोमिक्स वर्किंग, बायोलॉजिकल टिश्यू सैंपल में एक्सट्रैक्शन में, बायोफ्लूइड एक्सट्रैक्शन में, देन उसके बाद एट द एंड यहाँ एनालाइज करने के बाद डाटा एनालाइज हो जाता है। मेटाबोलिक्स का एक वर्किंग फील्ड है कि सैंपल से शुरू हुए थे और डाटा एनालाइज कर लिया कि इसके अंदर कौन कौन से मेटाबोलाइट्स हैं। इसके अंदर इसके बाद जो एक मेटाबोलिक्स की फील्ड है, कुछ इसके अंदर टारगेटेड है, कुछ इसके अंदर अनटारगेटेड है। तो टारगेटेड क्या है? टारगेटेड मेटाबोलिक्स, नाउन मेटाबोलाइट्स फॉर स्पेसिफिक पाथवेज आर टारगेटेड, जो एक स्पेसिफिक पाथवेज के लिए है वो टारगेटेड है। अप्रोचेस टू स्पेसिफिक बायोमोलिक्यूल्स, क्वेश्चंस इन फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज एंड ड्रग मेटाबॉलिज्म्स, ये वही बात के स्पेसिफाइड एक होता है कि उसका बायोकेमिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। measuring the influence of therapeutic or genetic modification on a specific enzyme, तो मेन चीज एक टारगेट मीन स्पेसिफिक, चाहे जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे किसी भी एक मेटाबोलाइट्स का कोई एक प्रोसेस है, उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक टारगेटेड मेटाबोलोमिक्स है। अनटारगेटेड मेटाबोलोमिक्स क्या है? आर ग्लोबल इन स्केल, have the goal of simultaneously measuring as many metabolites at a time, बहुत सारे मेटाबोलाइट्स को मेजर करना। It includes the biological samples without bias in order to generate metabolic profiles of a whole sample। जस्ट इसमें से ये चेक करना कि एक सैंपल के अंदर कितने मेटाबोलाइट्स हैं और क्या क्या चीजें, किसी चीज के लिए स्पेसिफाइड नहीं होता। ये टारगेटेड और अनटारगेटेड मेटाबोलाइट्स को अगर देखा जाए यहाँ से, कि ये पूरी एक रो जो है जिसमें एक फ्लो चार्ट दिखाया गया है, ये टारगेटेड मेटाबोलिक्स का है, और ये वाला फ्लो चार्ट पूरा अनटारगेटेड मेटाबोलिक्स का है। इसमें है क्वेश्चन, व्हाट आर द लेवल ऑफ स्पेसिफिक मेटाबोलाइट्स इन ए सैंपल, कि एक सैंपल के अंदर कितना मेटाबोलाइट्स है, कौन सी चीज कितनी है। इसमें जो अनटारगेटेड है, इसमें ये चीज देखी जाती है कि व्हाट इज द ग्लोबल मेटाबॉलिक प्रोफाइल ऑफ ए सैंपल, कि जनरली इसके अंदर क्या है, सैंपल के अंदर टिश्यू लाइसेट, सेल्स, ब्लड एंड अदर बायो फ्लूइड्स, इसके अंदर स्टैंडर्ड मेटाबोलाइट्स
कि स्टैंडर्ड मेटाबोलाइट्स क्या है, सिलेक्शन मॉनिटरिंग की जाती है, ओवरलेड एक्सट्रैक्शन, तो ये सारे वही है कि यहाँ जाके एट द एंड, क्योंकि ये स्पेसिफिक होता है, क्वांटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक मेटाबोलाइट्स इन बायोलॉजिकल सैंपल्स, और ये इसमें ग्लोबल मेटाबॉलिक प्रोफाइल ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल्स। और यहाँ जितनी भी हमने टेक्निक्स यूज की हैं या जो डिस्कस की हैं वो यूज होंगी, तो एंड पे डिटेक्ट करने के बाद, डाटा एनालाइज करने के बाद जो डाटा डिटेक्ट करेंगे उसमें फिर रिजल्ट्स मिलेंगे, कौन सी चीज क्या इसमें स्पेसिफिक थी टारगेट में, और इसमें ग्लोबली या जनरली क्या थी अनटारगेटेड मेटाबोलिक्स में। Metabolomics profiling, targeted metabolomics profiling is fundamentally different than most chemometric approaches। तो ये थोड़ा सा उनसे मुख्तलिफ है। In targeted metabolomics profiling, the compounds in a given biofluid or tissue extract identified and quantified by comparing the spectrum of interest to a library of reference spectra or pure compounds। तो इस तरह एक लाइब्रेरी वगैरह रेफरेंस के लिए कि किसी चीज को कंपेयर करने के लिए जितने भी प्योर कंपाउंड्स बाद में आइडेंटिफाई होते हैं उनको कंपेयर करके चेक किया जाता है प्रोफाइलिंग के थ्रू। तो एक रिकॉर्ड बना लिया जाता है कि कौन सा मेटाबोलाइट्स कितना था, तो ये एक मेटाबोलोमिक प्रोफाइलिंग कहलाती है। इस तरह यूज ऑफ एनएमआर कर्व फिटिंग सॉफ्टवेयर एंड स्पेशल डेटाबेस, तो वो भी इस तरह कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में आ जाता है। मोस्ट मेटाबोलाइट्स हैव यूनिक केमिकल शिफ्ट फिंगरप्रिंट्स दैट हेल्प्स रिड्यूस रिडंडेंसी, कि कुछ केमिकल्स जो हैं उनकी यूनिक मेटाबोलाइट्स होती है, तो उनको भी इस तरह सेव करके रख देते हैं ताकि वो दूसरों से बाद में ना मिले। और इस तरह इससे जो खराबी पैदा होती है कि केमिकल्स होता कोई और है लेकिन उसकी प्रोफाइलिंग किसी और तरह से हो जाती है, तो रिजल्ट्स सही नहीं होते, तो इन चीज़ों को भी वो देखा जाता है। सच एनालिसिस इज नोन एज फिंगर प्रिंटिंग, तो इस तरह इस टाइप के एनालिसिस को फिंगर प्रिंटिंग एनालिसिस कहते हैं। की एडवांटेजेस इसके क्या है? डज नॉट रिक्वायर कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल सेट्स, मोर अमेनेबल टू ह्यूमन स्टडीज और स्टडीज दैट रिक्वायर लेस डे टू डे मॉनिटरिंग, के शॉर्ट टाइम में स्टडी की जा सकते हैं। इन शॉर्ट इस चीज का बताने का मकसद ये है। डिसएडवांटेज क्या है? रिलेटिवली लिमिटेड साइज ऑफ मोस्ट करंट स्पेक्ट्रल लाइब्रेरीज, बाइस मेटाबोलाइट्स आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन, तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए और इंटरप्रिटेशन के लिए ये जो स्टैंडर्ड होते हैं या रिलेटिवली जो एक स्पेक्ट्रल लाइब्रेरीज होती हैं बहुत कम है, तो एक इसका डिसएडवांटेज है। ए ग्रोइंग ट्रेंड टुवर्ड्स कंबाइनिंग द बेस्ट फीचर ऑफ बोथ कीमोमेट्रिक एंड टारगेटेड मेथड्स, तो इसका एक वो भी है। इस तरह एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मेटाबोलोमिक्स फिंगरप्रिंटिंग में इस तरह कर्व्स वगैरह आ जाती हैं, उनको देखा जाता है कि अगर स्टैंडर्ड कर्व आपने ये रखी है तो इस तरह जो दूसरा सैंपल्स है वो इसके बराबर आना चाहिए। तो इट मींस जो इसकी आपने कर्व रखी है और इसको जिस चीज का नाम दिया है जिस मेटाबोलाइट का, तो वो इधर इसके नजदीक या इसके बराबर जो कर्व आ जाएगी वो वही कहलाएगा। इस तरह ये एनएमआर में एज ए फिंगरप्रिंटिंग के तौर पे ये यूज होती है। Metabolomic fingerprinting measure nuclear magnetic magnetism or changes in nuclear magnetism in molecules. NMR spectroscopy measure the absorption of light radio waves due to changes in nuclear spin orientation. NMR only occurs when a sample is in a strong magnetic field. Different nuclei absorbed at different energies, frequencies। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है उसकी मूवमेंट, उसकी जिस तरह हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी में या स्पेक्ट्रोमेट्री में हमने ये चीज़ें देखी थी, तो किस तरह से मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होता है, देन रिफ्लेक्ट होता है, देन डिटेक्ट होता है। तो इस तरह जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है उसमें भी ये चीज़ बता रहा है कि किस किस तरह से ये चीज़ यूज होती है। एनएमआर का प्रिंसिपल भी वो यहाँ बता रहा है कि ये इसका कंप्लीट प्रिंसिपल है। एनएमआर देन सिग्नल आते हैं जो हमें नजर आते हैं कि पहले उसकी सप्लाई होती है, फिर उसको डीमोडुलेटर जो डिजिटाइजर है वो इसको देखता है, देन कंप्यूटर में ये चीजें आ जाती हैं। तो एक करंट generates a strong magnetic field, polarize the nuclei in a simple material, generate nuclear quantum dance. Quantum is recorded through the voltage is it's induced. The signal's Fourier transform FT shows lines for different nuclei in different electronic environment। तो जो जितना उसका सैंपल होगा, सैंपल के अंदर जितनी भी चीजें होंगी उन सबको वो इस तरह पीक बनाता जाएगा, फिर वो दिखा देगा एनएमआर प्रिंसिपल पे। वाई मेटाबोलोमिक्स, के मेटाबोलोमिक्स हम क्यों यूज करते हैं, इसकी क्या जरूरत पड़ी है और किस तरह से यूज करते हैं। सपोज अगर हम देखें डीएनए स्टडी को, डीएनए से आरएनए बनता है तो ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्टोमिक्स आ गया। आरएनए से पॉलीपेप्टाइड मींस
एट द एंड प्रोटीन बनता है, तो ये ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्टोमिक्स में, और इस तरह प्रोटियोमिक्स में आ गया एंजाइमेटिक एक्टिविटी ट्रांसपोर्ट। देन ये मेटाबोलाइट्स बनते हैं इससे, जो कि हमें यहाँ विटामिन या दूसरी मेडिसिन या ड्रग्स वगैरह यूज करते हैं, तो ये डायरेक्ट इससे बनते हैं। अदरवाइज फूड वगैरह हो तो ये पूरी बॉडी में इस तरह से बन रहे हैं। देन जाके हमारी बॉडी में किस तरह से ये इफेक्ट करते हैं, ये जूसेस वगैरह जो लिक्विड वगैरह पीते हैं उससे भी इस तरह मेटाबोलाइट्स होते हैं उनके अंदर, तो जाके हमारी बॉडी में किन किन पार्ट्स के ऊपर के ऊपर इस तरह प्लांट्स में भी किस ऑर्गन के ऊपर किस पार्ट्स के ऊपर फ्लावर्स में लीव्स में इफेक्ट करते हैं, तो इन सबको मेटाबोलोमिक्स कहते हैं। मेटाबोलोमिक्स की इसकी मेटाबोलाइट्स की स्टडी को functional endpoint of physiological and pathophysiological reasonable scale of the analytical challenge, direct mirror of environmental influence, meal nutrition, exercise, medication, जो भी सारी चीजें इस तरह प्लांट्स में भी इस तरह से ये सारी चीजें मेटाबोलाइट्स के तौर पे इफेक्ट करती हैं उसके हर पार्ट्स को, तो ये मेटाबोलोमिक्स कहलाती है। इसकी एप्लीकेशन क्या है? बेसिक रिसर्च, functional genomics in biochemistry, physiology, cell biology, microbiology and ecology, agricultural and nutritional industry में भी यूज होती है। plant intermediary metabolism, healthy effects of functional food products, biotechnology में optimization and monitoring of fermentation process, फार्मास्यूटिकल में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इसी तरह क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड थेरापिस्टिक में भी अर्ली डायग्नोस एंड एक्यूरेट स्टेजिंग, स्पेसिफिक मॉनिटरिंग एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स, तो सब जगह इसकी एप्लीकेशंस हैं। इसी तरह टॉक्सिकोलॉजी टेस्टिंग में, क्लिनिकल ट्रायल में, फर्मेंटेशन मॉनिटरिंग में, फूड एंड बेवरेजेस में, और ड्रग्स फिनोटाइपिंग में, और वाटर क्वालिटी टेस्टिंग में, और पेट्रोकेमिकल्स में, और न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से सब जगह इसकी एप्लीकेशन यूज होती है। सिग्निफिकेंसेस क्या है मेटाबोलोमिक्स के? जेनेटिक डिजीज टेस्ट, न्यूट्रिशनल एनालिसिस, क्लिनिकल ब्लड एनालिसिस, क्लिनिकल यूरिन एनालिसिस, और कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग, ड्रग कंप्लायंस एंड ट्रांसप्लांट मॉनिटरिंग, एनएमआरएस एंड सीएस इमेजिंग, तो ये सारी चीजों में मेटाबोलोमिक्स यूज होती है। मेटाबोलोमिक्स इनेबल्स सिस्टम्स बायोलॉजी, तो किस तरह से जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स एंड मेटाबोलोमिक्स, तो इसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसको कंप्यूटेशनल बायोलॉजी या केमो इन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उसका सिस्टम्स बायोलॉजी, उसका हम देख सकते हैं कि कौन सी जगह पे कौन सा मेटाबोलाइट्स वर्क कर रहा है, उसके फंक्शन क्या है और किस तरह से वर्क कर रहे हैं और इसके इफेक्ट्स क्या हैं। चैलेंजेस क्या है मेटाबोलोमिक्स की? जो इमर्जिंग साइंस ऑफ फील्ड है, मेटाबोलोमिक्स is not only concerned with the identification and quantification of metabolites, it also concerned with the relating metabolite data to biology and metabolism. Metabolomics requires chemical information which is linked to both biochemical causes and physiological consequences. This means that metabolomics must combine the two very different fields of informatics, bioinformatics and इन्फॉर्मेटिक्स, ये केमो इन्फॉर्मेटिक्स के केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी कंप्यूटेशनल स्टडीज को कहते हैं चैलेंजेस। इस तरह एज इन ऑल फील्ड्स मेटाबोलोमिक्स रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेसिबल एंड सर्चेबल डेटाबेस, रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर, high throughput instruments, DNA sequence for genomics, microarray for transcriptomics, mass spectra for proteomics, required hi-fi laboratories, information मैनेजमेंट सिस्टम्स, तो ये सारी चीजें मेटाबोलोमिक्स में यूज होते हैं। वाई मेटाबोलोमिक्स इज सो डिफिकल्ट, क्यों डिफिकल्ट है इसकी? कि ये जो है मेटाबोलोमिक्स जो साइंस ऑफ इमर्जिंग फील्ड है, क्यों वेल एस्टेब्लिश्ड या एक्सेप्टेबल नहीं हो रही एज कम्पेयर टू अदर साइंस फील्ड्स की निस्बत? क्योंकि जीनोमिक्स में जस्ट 4 बेसिस की बेस के हम जीन्स वगैरह स्टडी करते हैं। देन प्रोटियोमिक्स में 20 अमीनो एसिड्स हैं, उनका फंक्शन, उन चीजों को डिस्कस करते हैं। फिर इन 4 बेसिस और 20 अमीनो एसिड्स का जो एंड प्रोडक्ट बनता है मेटाबोलाइट, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं केमिकल्स, तो इस वजह से मेटाबोलोमिक्स को स्टडी करना डिफिकल्ट है। तो ये केमिकल डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि केमिकल फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इस वजह से इसको डिफिकल्ट है स्टडी करना। कंक्लूजन क्या है इस पूरे मेटाबोलोमिक्स टेक्निक्स का? Computational metabolomics will integrate more and more with system biology, focus on quantitative with a focus on temporal and spatial data, trends toward rapid high throughput identification and quantification, rise of organism specific metabolite database, just as with genome and proteome database, जैसे कि जीनोम एंड प्रोटियोम का डेटाबेस है,
उसके साथ उसको राइज़ करना और उसके कोरिलेट करना। स्टूडेंट्स यहाँ तक टेक्निक्स ऑफ मेटाबोलॉमिक्स का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।